ओके मैम। कौन सी बुक का है ये? सभी बच्चे, हाँ बोलो पीयूष। कौन सी बुक का है? बेटा जो हमारा चैप्टर चल रहा है भारत की खोज, चैप्टर 3 पेज नंबर 23। ओके। देखिए बेटा, भारतीय संस्कृति की निरंतरता, देखिए इसमें क्या है, हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन कला। अभी ये बताइए बेटा मेरे को कि अभी किसके पास बुक नहीं है? मैं हमारे पास। चलो तो मैं आपके साथ अभी ये बुक की फोटो स्क्रीन जो है वो शेयर करती हूँ, फिर मैं रीडिंग लगाऊंगी, ठीक है? अभी वेट कीजिए 1 मिनट। मैं 9 बजे उठी, रात 8:40 हो रहा जब बेटा माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ करो सभी बच्चे। माइक ऑफ कीजिए बेटा सभी, ध्यान से सुनिए। अभी भारतीय संस्कृति की निरंतरता, हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों के विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। कारागृह होता है बेटा जेल, ठीक है? जो शब्द मैं बताती हूँ या कोई अंडरलाइन करने के लिए बोलती हूँ तो पेंसिल लेके सभी बच्चे अपने साथ बैठिए, ठीक है? कारागृह, जेल। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उनका संपर्क बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। अगला हमारा इसी में एक टॉपिक आता है बेटा उपनिषद। देखिए उपनिषद दिखाई दे रहा है बुक में, उपनिषद। उपनिषदों का, हाँ जी, उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। ये उपनिषदों का समय कितने कब हमें उपनिषदों हमें जो है प्राप्त हुए, कब उनका जन्म हुआ, तो ईसा पूर्व 800 वर्ष, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं एक कदम आगे? और उपनिषद। उपनिषद। और यह एक लंबा कदम है। अभी अगला पेज शेयर करते हैं बेटा, अगला पेज देखिए। ये है बेटा नेक्स्ट पेज। देखिए आगे, उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना। बेटा मेरी आवाज सही आ रही है आज? बेटा आवाज ठीक आ रही है? यस मैम।
यस मैम। चलिए बेटा, ओके बेटा, ओके। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा जा सकता, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के लिए एक पहलू के अर्थ में। अभी क्या था कि जो उपनिषदों में जो बात बताई गई उसमें क्या है, भौतिक वस्तु जो हमें ऐशो आराम देती है, उन चीजों के संग्रह पर जो है उनको झूठा बताया गया। झूठा तो नहीं, लेकिन उनको अच्छा भी नहीं बताया गया उपनिषदों में जो भौतिक वस्तुएं होती है। ठीक है, उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। ये अद्वैतवाद बेटा एक युग का नाम होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसको अद्वैतवाद का नाम दिया गया था। ठीक है, और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह का कम किया जाए, यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। इसको अंडरलाइन कीजिए बेटा। उपनिषदों की प्रमुख विशेषता सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछा जाए कि उपनिषदों में किस चीज की प्रार्थना में किस चीज की कामना की गई है, तो आप क्या बताओगे? प्रकाश और ज्ञान की। ये अंडरलाइन कर दीजिए बेटा, प्रकाश और ज्ञान की। असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। अमरत्व क्या होता है बेटा? अमर जो होता है, जो कभी न मरे। अमरत्व मतलब जिसका जीवन कभी खत्म ना हो, की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चैरवेति, यानी कि हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। ये चेरीवेति जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है बेटा चलते रहो चलते रहो। ठीक है, अगला हमारा इसमें आ रहा है टॉपिक व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारागार रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या, नेक्स्ट पेज देखिए बेटा अभी, ये देखिए बेटा नेक्स्ट पेज का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जनांदोलन ने भारत को हिला दिया, उसके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी यही सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी
बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उनके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी मैम, जनता का, यस बेटा, मैम गैर मुनासिब का मतलब क्या है? किसका बेटा? मैम गैर मुनासिब। मुनासिब होता है बेटा, हो सकता है, और गैर मुनासिब हो गया जो नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके मैम। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता भी बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हमारी हड़प्पा, ये सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ, तो जैसे जैसे उनका विकास होता गया तो ऐसे ही मनुष्य में जो है उनकी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक यानी कि बुद्धि प्रयोग करने की क्षमता जो है बढ़ती चली गई, यानी कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगे और जो भौतिक वस्तुएं थी उनके प्रयोग के, उनको उनके निर्माण की खोज करने की उनमें जो है समझ जो है आती चली गई। देखिए आगे भौतिकतावाद, अगला हमारा टॉपिक आ रहा है भौतिकतावाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा जाता था। ताड़पत्रों, वर्ड क्या है बेटा? ताड़पत्रों। ताड़ क्या होता है बेटा? एक वृक्ष का नाम है ताड़, और उसके बहुत छोटे छोटे पत्ते होते थे। पहले उनको कागज की तरह यानी कि लिखने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था, और भोजपत्र यानी कि खाना खाने के लिए भी इस वृक्ष के पत्तों का प्रयोग जो है किया जाता था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी ये देखिए बेटा आगे, बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए। यानी कि जो पुस्तकें हैं वो भारत में नहीं मिली, लेकिन चीन और तिब्बत जो है वहां पर जो है उनके अनुवाद मिल गए। यानी कि चीनी भाषा और तिब्बती भाषा में उनके जो है कुछ अंश मिले। जो पुस्तकें खो गई उनमें भौतिकतावाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिनकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकतावादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकतावादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईस्वी पूर्व 34 शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र, अंडरलाइन कीजिए बेटा,
कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकतावाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकतावादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रूप अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकतावादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग और न नर्क है, और न ही शरीर से कोई अलग आत्मा है। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र है। नैतिक नियम क्या होते हैं बेटा? नैतिक नियम जो सच है, जो हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है, वही हमारे नैतिक नियम होते हैं। तो नैतिक नियम क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां हैं कि हम कहते हैं भाई सच बोलना चाहिए। अगर हम सच बोल रहे हैं और हमें उससे नुकसान हो रहा है, तो जो हमारे ये भौतिकतावादी जो लोग थे वो कह रहे थे कि फिर हमें झूठ बोल देना चाहिए। अगर यानी कि जो नैतिक नियम के विरुद्ध भी हम जा सकते हैं अगर हमें विश्वास हो। ऐसा कौन मानते थे? भौतिकतावादी लोग। हाँ जी बेटा। मैम बुनियादी का मतलब क्या है? किसका बेटा? मैम बुनियादी तत्व। आधार, बेस जो होता है ना, बुनियाद, बेस, आधार। ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट पेज आ रहा है बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट पेज, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों, और प्राचीन भारत के दो महाकाव्य इसको अंडरलाइन कर लीजिए, महाभारत और रामायण। रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी। रूप ग्रहण करने का मतलब क्या होता है कि इनको लिखने में, रूप ग्रहण करना मतलब इनको लिखने में जो है सदियां लगी होंगी, और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे होंगे। मतलब जो नया किरदार आया होगा, किसी का जन्म हुआ होगा, उसने जो अपने कर्तव्य, यहाँ पर जो अपने कर्तव्य दिखाए, वो सारे जो है बाद में रामायण महाभारत में ऐड करते किए गए होंगे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत है, उनकी विजयों और उन समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे मतलब वो अपने वंश का बढ़ा रहे थे, अपने राज्य को बढ़ा रहे थे, विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे उनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए, यानी कि जो हमारे रामायण महाभारत है वो उसको समझने पढ़ने के लिए जो है एक साधारण मनुष्य भी उसको समझ पढ़ सकता है।
इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपर्यंत, जीवन पर्यंत मतलब जब तक हमारा जीवन है, और मरणोपरांत मतलब मरने के बाद भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती है, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। और देखो बेटा, यहाँ तक पढ़ लिया है हमने। और नेक्स्ट पेज। चलिए बेटा, और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ है, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवन तत्वों की हो जाती थी, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। क्या हुआ बेटा, देखो, यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे, यानी कि यूनान, चीन और अरब देश में इतिहासकार थे, भारत में इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। बेटा, जैसे हम किसी भी बड़े व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ या उनकी मृत्यु की जो मृत्यु की तिथि है, या किसने किस सन में क्या किया, किस डेट को क्या किया, तो हमारे भारत में इतिहासकार नहीं थे। इसीलिए हमें थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसी भी ऐतिहासिक चीज को जानने के लिए। घटनाएं आपस में गड़बड़ हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्ण भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्हण की राजतरंगिणी एक मात्र प्राचीन ग्रंथ है। अब यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए बेटा, कल्हण एक व्यक्ति का नाम है और राजतरंगिणी एक प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, कल्हण का, जिसे इतिहास माना जा सकता है। अब इतिहास किसे माना जा सकता है? कल्हण का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है राजतरंगिणी, ठीक है। इसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, इसकी रचना कब की गई थी? ईसा की 12वीं शताब्दी में। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामों से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के, और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव पर जनता का प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत
वृत्तांतों और पौराणिक कथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनमें जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। ठीक है बेटा, ये हमने पेज नंबर 28 तक आज रीड कर लिया है। ठीक है बेटा, पेज नंबर 28 तक हमने रीड कर लिया है। कल की ऑनलाइन क्लास में हम पेज नंबर 29 यानी कि महाभारत से हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है बेटा, और बताइए। ओके मैम। मैंने कल भी आपको बोला था बेटा, ये लाइव चैट में गुड मॉर्निंग वगैरह मत बोला करो। आप लाइव आ रहे हो तो आप वैसे ही मेरे को डायरेक्ट विश कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने कहाँ तक पेज रीड किए हैं? पेज नंबर 28 तक। 28। हाँ जी, कल हम 29 से रीड करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा। मैम नोटबुक चेक कर लो। है बेटा, यस मैम, नोटबुक नोटबुक चेक कर लो। 29 से पढ़ेंगे कल हम। ये पेज नंबर 45 तक है बेटा ये चैप्टर। आप और बताइए बेटा, किसी को कुछ चैप्टर्स चाहिए तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज करना, तभी मैं भेजूंगी। ऐसे ऑनलाइन क्लास में बताओगे तो मेरे को याद नहीं रहता है। ठीक है, किसी को कोई भी चैप्टर चाहिए तो मैसेज कर दीजिए। और आपके जल्दी ही स्कूल खुलने वाले हैं, वैसे तो 23 से गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, हो सकता है आपको पहले भी बुला दिया तो आपको मैसेज मिल जाएगा उसके लिए। ठीक है, और अपनी नोटबुक, अपनी बुक, अपनी यूनिफॉर्म सभी जो है रेडी रखिए। ठीक है बेटा, और बताइए किसी को कुछ पूछना हो? बाय है बेटा, मैम नोटबुक चेक कर लो। बेटा अब आ तो रहे हो, अभी आप कर लेंगे। अभी तो टाइम भी ओवर हो रहा है आपकी क्लास का। बाय मैम। नोटबुक अभी आप आ रहे हो तो मैं तभी चेक कर लूंगी आपकी। अभी से क्या बाय हो रही है पीयूष? बाय मैम। मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं क्लास लीव कर दो। रुपेश, रुपेश बेटा, यस मैम। बेटा कैमरा ऑन करना। यस मैम। कैमरा ऑन करो बेटा। मैम कर लिया। हाँ, कैसे हो बेटा? मैम अच्छे हैं। अच्छे है। आपने मेरी बात मानी, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया। एक छोटी सी बात और मानोगे रुपेश, मानोगे? यस मैम। अभी आपके घर पे कोई भी आए तो आप उसको विश करा करो, यानी कि जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं तो सिर्फ नमस्ते तो बोल दिया करो, कोई भी आपका है तो। ठीक है, करते हैं। करते हो? यस मैम। हाँ, तो अच्छे से उनको नमस्ते किया करो। और आपको ज्यादा बात नहीं करना अच्छा लगता कि उनको नमस्ते करके और वापस रख दिया करो फोन। ठीक है? यस मैम। यस हाँ, थोड़ी थोड़ी बात मानोगे तो आप बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे। ठीक है, मैम। चलो ठीक है बेटा, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। मैम हाँ जी, बोलो गार्गी। नो मैम। मैम हाँ पलक बोलो। मैम मनोवृत्ति का मतलब क्या होता मनोवृत्ति होती है मन के विचार। है? मनोवृत्ति मन के विचार। बाय मैम। ठीक है, अभी जिन बच्चों को कुछ नहीं पूछना वो क्लास लीव कर सकते हैं बेटा। बाय मैम। बाय। किसी को बुक ना पता हो तो आपकी ये बुक है बेटा,
भारत की खोज। ठीक है, ये बुक है आपकी भारत की खोज, और परचेज कर लीजिए बेटा इस बुक को भी, सभी जिनके पास नहीं है अभी। भारती, भारती रिटर्न वर्क कंप्लीट है बेटा आपका? भारती, हितेश, हितेश, हिते, चलिए बेटा क्लास लीव कीजिए प्लस। मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम समग्र का मतलब क्या होता है? समग्र होते हैं सारा, समग्र, समस्त, सभी, सारा। ओके मैम, बाय मैम। बाय बेटा। क्लास लीव करो बेटा अंश, हितेश, भारती। भारती, भारती बेटा आवाज नहीं आ रही मेरी अब तक?